KP Limited manufactures and sells one product called KEIE, Kia. Managing director is not happy with its current purchasing and production system. There has been considerable discussion at the corporate level as to use of just-in-time system for Kia, as per the opinion of managing director of KPL Limited. ये सब है। तो जो KPL लिमिटेड है वो एक जो प्रोडक्ट है किया उसको मैन्युफैक्चर भी करता है खुद ही और खुद ही सेल भी कर देता है। तो उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कहता है कि नहीं यार, जिस तरीके से हम परचेज़ करते हैं और जो हमारा प्रोडक्शन का सिस्टम है उसमें कुछ हमें सुधार करनी पड़ेगी। तो फिर उसे जस्ट इन टाइम सिस्टम के बारे में पता चलता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का ये विचार है कि जो जस्ट इन टाइम सिस्टम होता है वो अच्छा होता है। इसमें अच्छी अच्छी बातें जस्ट इन टाइम के बारे में लिखा हुआ है। कह रहा है कि जो जस्ट इन टाइम सिस्टम है वो हमें यूज़ करना चाहिए, ये कहता है मैनेजिंग डायरेक्टर। KPL is dependent on contractual labor which has efficiency of 95% for its production। जो KPL लिमिटेड है वो डिपेंडेंट है अपने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स के ऊपर अपनी प्रोडक्शन को लेकर के, और उसके जो लेबर्स है उसकी एफिशिएंसी उन लेबर्स की 95% है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेबर हैं अगर वो हर महीना 4000 घंटा काम करते हैं तो उसमें से सिर्फ जो 3800 घंटे हैं उन्हीं आवर्स में प्रोडक्शन हो पाती है। तो यानी आप इसका अगर 4000 का 95% करोगे तो 3800 स्टैंडर्ड RC होगा। यानी उनको इतना आर प्रोड्यूस करने के लिए इतना आर काम करना पड़ता है। For availing services of labor above 4000 hours in a month, KPL has to pay overtime rate which is 45% premium to the normal hourly rate of 110 per hour। कहता है कि जो नॉर्मली जो है वो कितना काम करता है लेबर, 4000 घंटा काम करता है एक महीने में। लेकिन अगर आपको ओवर टाइम करवाना है यानी कि 4000 घंटे से भी ज़्यादा काम करवाना है इससे, तो इसको आपको 45% का प्रीमियम पे करना पड़ेगा लेबर आवर रेट पे। यानी 4000 घंटे तक तो वो 110 रुपये पर आवर में काम कर लेगा, लेकिन इससे अगर एक भी आवर आप ज़्यादा काम करवाते हो तो 110 प्लस 45% का प्रीमियम आपको वो पे करना पड़ेगा। For avoiding this overtime payment, KPL in its current production and purchase plan utilizes full available normal working hours so that the higher inventory levels in the month of lower demand would be able to meet the sales of month with higher demand level। कहता है कि कभी ओवरटाइम का झंझट ही ना आए। इससे बचने के लिए जो KPL है वो क्या करता है कि जब किया जो उनका प्रोडक्ट है उसकी जब डिमांड कम होती है तो उस समय वो गुड्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करवाता है। मतलब 4000 घंटे में भी जितने प्रोड्यूस हो सकते हैं उतने ही करवाता है, लेकिन गुड्स जो है वो 4000 घंटे में भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिमांड है वो कम रहती है, तो इसलिए जो गुड्स है वो ज़्यादा उसके पास स्टॉक रह जाता है। और जिस महीने में ज़्यादा डिमांड होती है तो वो क्या करता है, जो स्टॉक जो उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और जो जितना वो 4000 घंटे में उस समय बनवा पा रहा है वो दोनों कंबाइन करके वो जो इंक्रीज डिमांड है उसको मीट कर लेता है। तो इस तरीके से उसको ओवर टाइम का झंझट ही नहीं पड़ता है। KPL has determined that the cost of holding inventory is 70 rupees per month for each standard hour of output that is held in the inventory। वो कह रहा है कि इन्वेंट्री को होल्ड करने की कीमत कितनी आती है। कहता है कि एक इन्वेंट्री बनाने में जितना भी लेबर आर लगा है, ठीक है, उस हर एक लेबर आर पे 70 रुपये जो है इन्वेंट्री की कॉस्ट पड़ती है। तो यहाँ पे देखो जो इन्वेंट्री का जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री है वो यूनिट्स के ऊपर नहीं चार्ज, ऐसा नहीं बोला है कि एक यूनिट की जो होल्डिंग इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है वो 70 रुपया है। वो बोल रहा है कि जो जितनी भी आपने इन्वेंट्री जितने भी यूनिट आपने इन्वेंट्री होल्ड करी है उन यूनिट्स में जितना भी लेबर आर लगा है उस हर एक लेबर आर के ऊपर 70 रुपया लग रहा है होल्डिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, तो नॉट चार्ज ऑन प्रोडक्शन और डिमांड बट ऑन एक्स्ट्रा यूनिट्स होल्डेड बाय द कंपनी। तो जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होती है वो किस पे लगती है, जो इन्वेंट्री जो है कंपनी होल्ड करके रखती है, जो प्रोड्यूस करती है या जो डिमांड है उसके ऊपर होल्डिंग कॉस्ट थोड़ी लगेगा, जो होल्ड करके रखेगी उसी के ऊपर लगेगा। ये बात है।
तो ये भी समझ में आ गया कि ये 70 रुपये क्या दे रखा है, ये 70 रुपया दे रखा है पर आर पे। अगर जैसे जो भी आपने, जैसे आपने मान लो 100 यूनिट्स आपने होल्ड करी है, ठीक है, और एक यूनिट में 10 घंटा लगा है, यानी टोटल कितने आवर्स लग रहे हैं, 1000 आवर्स लग रहे हैं। और उसमें से हर एक आवर के लिए जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है वो कितनी होगी, 70 रुपया। यानी टोटल जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी, 70,000 आ जाएगी। यानी एक यूनिट की कितनी हो जाएगी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, एक यूनिट में लग रहे हैं 10 घंटे और एक घंटे का है 70 रुपया, यानी 700 रुपया जो है वो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी एक यूनिट के। इस तरीके से दे रखा है हमें, तो हमें दे रखा है लेबर आवर पे, यूनिट पे नहीं दे रखा है। KPL हैज़ फोरकास्ट द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर 2014 एज फॉलोज। तो इसने जो है फोरकास्ट करी है कि इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड आएगी 2014 के पहले 6 साल में। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की डिमांड दे रखी है। इस तरीके से डिमांड देखो, फिर पहले इतनी कम है, फिर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर कम हो जाती है, इस तरीके से कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। फॉलोइंग अदर इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से हमें और दे रखा है कि ऑल अदर प्रोडक्शन कॉस्ट आर इधर फिक्स्ड और आर नॉट ड्रिवन बाय लेबर आवर्स वर्कड, कि जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट हैं वो या तो फिक्स हैं या तो उनका लेबर आवर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। प्रोडक्शन और जो सेल्स है वो इवनली अकर हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईच मंथ एंड एट प्रेजेंट देयर इज़ नो स्टॉक एट द एंड ऑफ दिसंबर 2013। कह रहा है कि दिसंबर 2013 में हमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 0, ठीक है, और जो प्रोडक्शन और जो सेल्स है वो इवनली अकर हो रहे हैं। द लेबर आर टू बी पेड, the labor are to be paid for their minimum contracted hours in each month respective of any purchase and production system। तो जो लेबर आ रहे हैं, चाहे आप JIT में शिफ्ट हो जाओ या जो आपकी अभी करंट की जो प्रोडक्शन परचेज सिस्टम है उसमें, किसी भी सिस्टम में आप चले जाओ, जो आपको जो लेबर को जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स है 4000 घंटे का, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। रिक्वायर्ड, हमसे पूछा है कि जो चीफ अकाउंटेंट जो है वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं चीफ मतलब हम यहाँ पे चीफ अकाउंटेंट है और हमसे ये रिक्वेस्ट किया गया कि हमें मैनेजिंग डायरेक्टर के व्यू के ऊपर कमेंट करना है कि क्या हमें जस्ट इन टाइम में शिफ्ट होना चाहिए या जस्ट इन टाइम में शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये देखो, तो पहले तो हम ये जान लें कि ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें परचेज़ की तो बात ही नहीं करी गई है, उसमें प्रोडक्शन की बात करी गई है। और जब भी जो क्वेश्चन है जस्ट इन टाइम वाला वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है तो हम इंक्रीमेंटल मेथड वाला फॉलो करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे जस्ट क्वेश्चन जो है वो परचेज से रिलेटेड है तो हम टोटल जो कॉस्ट आती है वो उन दोनों को कंपेयर करते हैं कि करंट सिस्टम में कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है, जस्ट इन टाइम में कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है, ये कंपेयर करते हैं कि किस में कम आ रही है, वो वाला बेनिफिशियल होता है। लेकिन जब प्रोडक्शन की बात आती है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जस्ट इन टाइम ये करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं कि किस में कितनी सेविंग्स हो रही है, तो जिसमें ज़्यादा सेविंग्स हो रही है हम वो वाला सिस्टम चुन लेते हैं। तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम इंक्रीमेंटल मेथड यूज़ कर रहे हैं, टोटल वाला मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखो, इसने बोला कि दिसंबर में इसके पास कोई भी स्टॉक नहीं था, तो ओपनिंग स्टॉक 0 प्लस प्रोडक्शन आवर्स, इसको कितने आवर्स प्रोड्यूस करने हैं। आप ये देखो करंट सिस्टम में कितने आवर्स ये प्रोड्यूस करता है, ये हर महीने 4000 घंटे काम करता है, लेकिन इफेक्टिव प्रोडक्शन निकल के कितनी आती है, सिर्फ 3800 घंटे की निकल के आती है। तो ये देखो प्रोडक्शन सिर्फ 3000 घंटे की आ रही है करंट सिस्टम में। करंट सिस्टम में जो कंपनी है वो लेबर से पूरा काम करवाती है, तो ये इसलिए 3000 घंटे, 3008 घंटे, 3800 घंटे, 3800 घंटे, 3800 इस तरीके से। लेकिन डिमांड कितनी है, ये देखो यहाँ पे डिमांड दे रखी है, फोरकास्टेड डिमांड है ना, वही डिमांड ये रही। अब क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस आज इस महीने जो आपने प्रोड्यूस करी, लेकिन और इस महीने जितने की डिमांड थी तो जो एक्स्ट्रा बच गई
यानी इतने आवर्स में जितनी इन्वेंट्री बची होगी वो हमारी क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रही है सारी आवर्स की बेसिस पर है, यूनिट की बेसिस पे नहीं है। ये सारे ओपनिंग स्टॉक जो आपको दिख रहा है सारे आवर्स हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कहने का मतलब ये है कि इतने आवर्स में जितनी इन्वेंट्री बनी होगी ना वो हमारी क्लोजिंग स्टॉक है। यूनिट में करने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट में, बट ये अभी आर में है तो हम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर ये हमारा क्लोजिंग जो है ओपनिंग बन जाएगा, फिर प्रोडक्शन आएगा, फिर डिमांड आएगा, इस तरीके से है। तो हमारा जो एवरेज स्टॉक वो कितना हुआ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो ये एवरेज स्टॉक आ गया। अच्छा, तो इसमें इन्वेंट्री बता रखा था, इन्वेंट्री होल्डिंग की कॉस्ट बता रखी थी कि 1 आर की इन्वेंट्री होल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 70 रुपया। तो इसको 70 से इंटू कर दो, ये आ गया आपका आंसर। यानी जो टोटल जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है करंट सिचुएशन में कितनी आ रही है, इतनी आ रही है हमारे पास। यानी अगर हम JIT अपनाएंगे तो हमारी करंट होल्डिंग कॉस्ट नहीं आएगी, यानी इतने की हमें सेविंग्स हो जाएगी। क्योंकि JIT में तो इन्वेंट्री हम होल्ड ही नहीं करते ना, यानी ये टोटल हमारी सेविंग्स है। मैंने आपको पहले बताया था हम ये इंक्रीमेंटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। इंक्रीमेंटल मेथड में क्या होता है, दोनों सिस्टम की सेविंग्स हम कैलकुलेट करते हैं और जिसकी ज़्यादा सेविंग्स होती है हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये भले ही ये किसकी कॉस्ट है, ये इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट करंट सिस्टम की है, लेकिन ये किसके लिए सेविंग बन जाएगी, JIT के लिए, क्योंकि JIT में आपको इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए JIT की सेविंग्स है। अब आप JIT सिस्टम में आइए। JIT सिस्टम में कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो कि करंट सिस्टम में नहीं आएगी। JIT सिस्टम में चूंकि हम प्रोडक्शन करेंगे एज पर डिमांड, तो लेबर को कभी कभी हो सकता है कि जो 4000 घंटा जो वो हर महीने काम करता है उससे ज़्यादा काम करना पड़ जाए, तो यानी उसको हमें ओवर टाइम का कॉस्ट आ सकता है, जो कि अभी करंट सिस्टम में नहीं आता है। तो देखो डिमांड कितनी है, हमने टेबल से उठा लिया, जो भी क्वेश्चन में टेबल दे रखा फोरकास्टेड डिमांड का। प्रोडक्शन आवर्स इतना ही तो प्रोड्यूस करेंगे ना हम। JIT सिस्टम में क्या होता है भाई, जितनी डिमांड होता है प्रोडक्शन होता है, और जो नॉर्मल जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो 3800 घंटा करते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा हमें जो है डिमांड है हमारी, तो हमें एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नॉर्मल से ज़्यादा है, जब हम काम करवाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा लेबर भी तो पे करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे इतना घंटे का हमें 260 घंटे का ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। फिर देखो एक ओवर टाइम हमें यहाँ पे भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3800 घंटे से ज़्यादा ये यहाँ पे हमें लेबर से काम करवाना पड़ेगा, तो 1030 घंटे का ज़्यादा ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। लेकिन ये तो डिमांड है, ये तो एक्स्ट्रा डिमांड है। एक्चुअल में लेबर को कितना करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी 95% है सिर्फ, यानी लेबर को अगर आप डिवाइड कर दो 260 डिवाइड बाई 95%, तो यानी लेबर को इफेक्टिवली 273.68 काम करना पड़ेगा इतना घंटा, तब इसका इफेक्टिव आवर्स इतना निकल के आएगा। ठीक है, अब टोटल आवर्स कितने हो गए, अब ये जो टोटल ओवर टाइम निकाल लो इक्वल टू टोटल ओवर टाइम आर निकाल करके देखो निकालता हूँ कितना आता है, 273 प्लस 1084। हमारे पास टोटल ओवर टाइम आ गया 135.7.89। अब ये टोटल ओवर टाइम आ रही है, ठीक है। अब इसको हमें लेबर ये ओवर टाइम, लेकिन ओवर टाइम का रेट क्या है ओवर टाइम को पे करने का, तो 110 तो आपको पे करना ही है। जब आप ओवर टाइम कराओगे तो जो नॉर्मल आर्ली रेट है 110 का, उसके ऊपर आपको 45% प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो देखो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, 45% जोड़ दिया, तो ओवर टाइम का रेट अलग है, ओवर टाइम का रेट अलग है और नॉर्मल वर्किंग आवर्स का रेट अलग है। तो ओवर टाइम का रेट आ गया 159.5 पर आवर, और टोटल आवर हमने निकाला इधर, टोटल आवर निकला 1357.89। अब इन दोनों इंटू कर दो तो आ जाएगा आपका ओवर टाइम की कॉस्ट आ जाएगी 2,16,583। तो ये जो कॉस्ट है ये करंट सिस्टम में अभी नहीं इनकर हो रही, यानी ये करंट सिस्टम की सेविंग है एक तरीके से, है ना। तो देखो करंट सिस्टम की सेविंग ये है 2,16,000, JIT की सेविंग है 2,57,000। तो सेविंग किसकी ज़्यादा है, JIT की ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 41,000 की सेविंग ज़्यादा है, यानी JIT सिस्टम हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए।